हाँ देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वेक्टर में मैंने आपको वेक्टर के टाइप बता दिए, वेक्टर का रिजोल्यूशन बता दिया। दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट बता दिया था कि रिजल्टेंट देखिए, अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं तो अगर ये वेक्टर एक ए ये है, दूसरा वेक्टर बी अगर ये है, थीटा एंगल पे ये है, काम कर रहा है ये इतना, तो इनका रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम लॉ बना दिया था, पैरेललोग्राम पूरा ये ऐसे ये आकर के यहाँ पर ये रिजल्टेंट आर आ जाएगा जो कि a प्लस बी के बराबर होगा। r इक्वल टू कितना होगा, a प्लस बी, और इसका हमने आपको रिजल्टेंट जो इसका मैग्नीट्यूड बताया था r, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a प्लस बी, ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, ये बता दें। रिजल्टेंट का डायरेक्शन tan अल्फ़ा बराबर बताया था, tan अल्फ़ा इक्वल टू अंडर tan अल्फ़ा, ये b एक्स एक्सिस पे a है, ये b थीटा एंगल बना रहा है तो b साइन थीटा अपान ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा। a प्लस बी कॉस थीटा के बराबर ये इतना आ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं वेक्टर a को अगर ऐसे ले लेते हैं, वेक्टर b इधर ले लेते हैं, वेक्टर a इधर ले लिया जाए, a इधर, ये हो जाएगा b इस तरफ, तो यहाँ पर जो है इस a यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर r इधर हो जाएगा, थीटा एंगल पर अगर ये काम कर रहा है, अब ये रिजल्टेंट अल्फ़ा आएगा, रिजल्टेंट का एंगल अल्फ़ा ये आएगा, b इधर है, a आपकी थीटा एंगल पर है, तो इसमें रिजल्टेंट तो वही आएगा, r इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा, ठीक, r आ जाएगा। रिजल्टेंट का एंगल tan अल्फ़ा बराबर आ जाएगा, a यहाँ पर है, आपकी दफ़े a थीटा पे एंगल पे है तो a साइन थीटा ऊपर आएगा, a साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा, ये tan अल्फ़ा आ जाएगा। ये डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया था, रेजोल्यूशन बता दिया था, कल आपको इस पर प्रॉब्लम्स करा रहा था इससे पहले वाली क्लास में। अब आप देखिए आगे और भी आपको प्रॉब्लम देते हैं, पहले रेजोल्यूशन से रिलेटेड देते हैं, पहले रेजोल्यूशन से रिलेटेड आपको देते हैं, फिर उसके बाद आगे अब रेजोल्यूशन से रिलेटेड जो है, रेजोल्यूशन से रिलेटेड अगर आपको देखिए, कल मैंने आपको एक स्क्वायर वाली प्रॉब्लम कराया था। अगर तीन वेक्टर्स हों, इफ़ थ्री फोर्सेज 1 न्यूटन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग along the sides of an equilateral triangle of an equilateral triangle, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट of these forces, resultant of these forces, इन फोर्सेज का रिजल्टेंट बताना है कितना आएगा। रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज, तीन फोर्स है 1 2 3 न्यूटन, इनको इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलॉन्ग लगा दिया जाता है। हमें रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा इनका। देखिए अब यहाँ पर जो है रिजल्टेंट फोर्स, अब ये आप ये ट्रायंगल बना दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हों, यानी अगर तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी बराबर आ जाएगा, ठीक। ये ए बी सी ए, अब ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60 डिग्री, ये इतना हो जाएगा। ये 1 न्यूटन हो जाएगा, 1 न्यूटन, ये 2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये इस साइक्लिक ऑर्डर में है, ये मैं लिखना भूल गया,
सारे के सारे 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में है, 1 न्यूटन 2 न्यूटन, ये नहीं 1 यहाँ 2 यहाँ 3 कहीं ऐसा, पहले 1 फिर 2 फिर ऐसे आएगा इस तरफ, ये आपका 3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, तो कल मैंने आपको बताया था सारे फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखिए ये वाला फोर्स F1 इधर काम कर रहा है, F1 इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन एक्स एक्सिस पे, ये हो जाएगा 1 आई कैप, यानी ये सिर्फ आई कैप, ये इतना आ जाएगा आई कैप F1। F2 हमारा फोर्स ये इतना इधर हो जाएगा, 2 न्यूटन ये इधर हो जाएगा, 2 न्यूटन इधर हो जाएगा। F2 जो हो जाएगा, अब F2 ऐसे काम कर रहा है ना, देखिए ये इस तरीके से, ये ऐसे इधर काम कर रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर काम कर रहा है, ये 60 डिग्री पे काम कर रहा है। तो इसको रिजॉल्व करिए, इसको रिजॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 cos 60 इधर आ जाएगा, जिस एक्सेस से एंगल उधर cos, इसके परपेंडिकुलर साइन 2 sin 60 इधर, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F2 बराबर क्या आ जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा माइनस, ये नेगेटिव एक्सेस पे है, -2 cos 60, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 sin 60, ये जे कैप, ये इतना आ जाएगा। cos 60 1/2 -2 × 1/2 और प्लस 2 × √3/2, ये इतना जे कैप आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आई कैप है, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 जे कैप, ये आ जाएगा। ये हम आपको F2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, F2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आई कैप, ठीक, प्लस ये हो जाएगा √3 जे कैप, ये इतना आ जाएगा, √3 जे कैप, ये आएगा। फिर अब F3 जो है हमारा ये काम कर रहा है, तीसरा फोर्स ये है, ये F3, ये यहाँ 60 डिग्री एंगल है, या तो आप यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, ये ऐसे बीचों बीच से, ये 30 आ जाएगा, और यह तो जो है ये लाइन अगर ऐसे ले लिए तो ये और ये लाइन और ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये 60 है, ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ऐसे है, ये ऐसे, इसको यहाँ लिखते हैं। अब ये 3 न्यूटन इस तरफ काम कर रहा है, 3 न्यूटन इधर की तरफ काम कर रहा है, ये 60 है, तो यहाँ से ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अब 3 को अगर रिजॉल्व करेंगे, 3 न्यूटन इधर काम कर रहा है, तो 3 cos 60 इधर आ जाएगा, 3 cos 60 इधर आ जाएगा, और 3 sin 60 इस तरफ आ जाएगा, 3 sin 60, यानी F3 बराबर लिखा जाएगा, ये निगेटिव -3 cos 60 -3 cos 60 आई कैप, और ये नीचे की तरफ है -3 sin 60, ये आ जाएगा जे कैप, ये इतना आ जाएगा, -3 cos 60 -3/2 आई कैप -sin 63 √3/2 जे कैप, ये इतना आ जाएगा। इसको ला करके यहाँ पर रख दीजिए, F3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ये कितना है -3/2 आई कैप -3 √3/2 जे कैप, ये इतना आ जाएगा, ये इतना आ गया ना माइनस। अब इनको सबको ऐड कर दिए, ऐड कर देंगे अगर, F इक्वल टू आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ये आई, ये माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना बचेगा 3/2, ये बच जाएगा आई कैप, ये कितना है √3, अगर कॉमन ले लेंगे √3 तो कितना बच जाएगा, √3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ √3 कॉमन लेंगे -3/2, 1 - 3/2, अगर √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 - 3/2 जे कैप, ये इतना आ जाएगा, ठीक। और 1 - 2 ये हो जाएगा, √3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये हो जाएगा 3/2, 2 - 3 कितना हो जाएगा, 2 - 3 -1/2, -1/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर F की वैल्यू निकल के आ जाएगा, F की वैल्यू -3/2, ये हो जाएगा आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा -1/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा √3/2, ये हो जाएगा जे कैप, ये इतना आ जाएगा √3/2 जे कैप, F इतना निकल के आ गया, F की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, अब तो ये तो मैंने आपको अलग से समझाया था रिजॉल्व को, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब हमारा जो है F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा -3/2 आई कैप आया है, और प्लस √3/2
√3/2 जे कैप, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मॉड लेंगे तो मॉड एफ इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे ये हो जाएगा इसका स्क्वायरिंग 9/4 प्लस इसका स्क्वायरिंग 3/4, ये इतना हो जाएगा। ये आ जाएगा √12/4 आ जाएगा, 12/4 का मतलब √3, ये इतना न्यूटन रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। रिजल्टेंट जो कैलकुलेट करेंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसका रिजल्टेंट इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है आपको दूसरी प्रॉब्लम देते हैं। ये तो मैंने आपको रिजोल्यूशन से रिलेटेड करा दिया पहली चीज़, ये रिजॉल्व करने की प्रैक्टिस, और रिजल्टेंट निकालना है। रिजॉल्व करके रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको बता दिया। देखिए अब मान लीजिए, डायरेक्ट आते हैं अपने फार्मूले में। 2 वेक्टर्स, 2 फोर्सेस P and Q are inclined at an angle theta, their resultant is P when inclination between them change to 180 minus theta, then resultant becomes, the resultant is 2p कर दिए यहाँ पे 2p, then resultant becomes half. Find ratio between the forces. रेशियो क्या आएगा? रेशियो बिटवीन द फोर्सेज, ये रेशियो कैलकुलेट करना है। 2 वेक्टर हैं, 2 फोर्सेज हैं, चाहे वेक्टर बोलिए फोर्स बोलिए, क्योंकि फोर्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है? थीटा, और उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 2p। जब उनका एंगल थीटा से 180 माइनस थीटा कर देते हैं, थीटा से 180 माइनस थीटा कर देते हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो है पहले का हाफ हो जाता है, यानी पहले 2p था, अब p आ जाएगा। तो कह रहा है कि इनका ये बताइए कि रिजल्टेंट अब p और q का रेशियो क्या आएगा? p और q का रेशियो देखिए, तो इनका अगर आर पी है, क्यू है, ठीक है, थीटा एंगल है, रिजल्टेंट आर की वैल्यू कितना दे रखा है? 2p। तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर की जगह हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह हो जाएगा p इंटू बी की जगह q कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये आ जाएगा, यानी 3p स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये इतना है। पहला इक्वेशन, ठीक। अब उसके बाद कहता है अगर रिजल्टेंट ये a बराबर आपका p ही है, b बराबर आपका q है, ठीक है, और थीटा की जगह 180 माइनस थीटा कर दिया, और रिजल्टेंट कितना आ गया? रिजल्टेंट r की वैल्यू आ जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा, p आ जाएगा r डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर रिजल्टेंट का फार्मूला r डैश का स्क्वायर, ये इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर, ये इतना आ जाएगा। r डैश का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, ये इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर
प्लस 2p इंटू क्यू इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2pq कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ये माइनस क्यू स्क्वायर इधर हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन नेगेटिव होता है, कॉस थीटा ही आ जाएगा, ये इतना है यहाँ पर, ये कॉस थीटा ये इतना निकल के आ जाएगा। तो यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2pq कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा 2pq कॉस थीटा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। यानी 2pq कॉस थीटा बराबर क्यू स्क्वायर। तो पहले और दूसरे इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर देखते हैं तो ये 3p स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 2pq कॉस थीटा जाएगा, क्यू रख देंगे तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3p स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 2q स्क्वायर, p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा p अपान क्यू, ये इक्वल हो जाएगा √2/√3, यानी √2/√3, p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर आ रहा है 2/3 आ रहा है, p अपान क्यू इक्वल हो जाएगा √2/√3। ठीक, ये आ गया, आपको एक सवाल ये करा दिया। और भी आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, देखते रहिए। ये सब आप नोट बनाइए, रजिस्टर में पूरा A to Z मेंटेन करिए। मैं इतनी प्रॉब्लम करा दे रहा हूँ, देखिए आप बहुत दूर बैठे हैं हमसे बहुत दूर बैठे हैं, हम इतनी वैरायटी कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे पूरी कवर करने की, आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए, एक भी प्रॉब्लम छूटने ना पाए, ताकि आप कोई भी किताब या कोई भी मटेरियल सॉल्व करें तो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखिए। तो अब देखिए मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स लेता हूँ, इसमें से कुछ होगा तो देख लेता हूँ, देख करके आपको बताता हूँ। अब जैसे इसमें दे रखा है एक प्रॉब्लम ये है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is 10 Newton and 6 Newton respectively। ये RESPT मतलब respectively। ठीक, if each force is increased by 10 Newton, if each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces, find the resultant of new forces when acting at a point at an angle 90 डिग्री। ये कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 Newton and 16 Newton respectively। if each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces when acting at a point at an angle 90 डिग्री। ये कह रहा है दो फोर्स हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं दो फोर्स हैं, या F1 एंड F2 मान लीजिए, F1 एंड F2 दो फोर्सेज हैं, ये थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, तो इनका मैक्स ग्रेटेस्ट यानी इनका मैक्सिमम कितना आएगा आपको बताया है,
दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पे काम करें तो उनका मैक्सिमम कितना आता है, a प्लस बी, यानी मैक्सिमम आएगा F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 ये कह रहे हैं कितना आ रहा है इनका ग्रेटेस्ट, F1 प्लस F2 ये इक्वल टू दे रखा है 10, और लीस्ट फोर्स इन दोनों का लीस्ट, यानी दो फोर्सेज का लीस्ट कितना आता है, मैंने आपको बताया a प्लस बी मैक्सिमम आता है, a माइनस बी मिनिमम आता है, यानी F1 प्लस F2 मैक्सिमम हो गया, F1 माइनस F2 मिनिमम हो गया। तो मिनिमम कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 ये आ गया 6 दे रखा है। कह रहा है कि ये दोनों फोर्सेस, अब इन दोनों ये जो F1 F2 हो, F1 F2 है, इनको 3 न्यूटन इंक्रीज कर दिए दोनों को। तो पहले इनको सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस F1, ये इक्वल टू आ जाएगा 16, यानी F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर F1 प्लस F2 ये इक्वल टू कितना दे रखा है 10 दिया हुआ है, 10, F1 की वैल्यू कितना 8 प्लस F2 ये इक्वल टू आ गया 10, F2 की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 10 माइनस 8 ये आ जाएगा 2 निकल के आ गया। अब कह रहा है हर फोर्स को 3 न्यूटन इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी F1 जो निकल के आए हैं कितना है 8 प्लस 3 ये 11 हो जाएगा, F2 जो है ये 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। कह रहा है अब ये दोनों फोर्सेज 90 डिग्री पर काम करें, यानी 11 इधर काम करे और 5 इधर काम करे 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा। तो जब दो फोर्स 90 डिग्री पर काम करेंगे तो इनका रिजल्टेंट जो आ जाएगा F डैश, या रिजल्टेंट R जो नया रिजल्टेंट आएगा ये आ जाएगा अंडर रूट दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0 हो जाएगा, यानी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 121 प्लस 25 ये आ जाएगा 5 1 6 और 2 2 4 146, ये इतना निकल के आ जाएगा, ये इतना इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। देखिए सवाल क्या कर रहा था, दो वेक्टर का, दो फोर्सेज का ग्रेटेस्ट, यानी दो वेक्टर का मैक्सिमम कितना आता है a प्लस बी, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा a प्लस बी, F1 प्लस F2, तो वो 10 दे रखा है। लीस्ट यानी मिनिमम कितना आता है, कल मैंने आपको बताया, इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। तो दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पे काम करते हैं मैक्सिमम a प्लस बी मिनिमम a माइनस बी आता है, F1 माइनस M2 6 आ जाएगा। अभी कह रहा है दोनों जो फोर्सेज है इनको हर एक को बढ़ाते हैं, तो पहले इनकी हेल्प से हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, F1 प्लस F2 इतना, F1 माइनस, इनको सॉल्व कर लिए, F1 और F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास F1 इतना F2 इतना आ गया, F1 और F2 की वैल्यू आ गई। अब ये F1 और F2 की वैल्यू आ गई, तब कह रहा है कि जो फोर्सेज हैं इनको हर एक को 3 न्यूटन बढ़ा दिया जाता है, 3 न्यूटन इंक्रीज कर देते हैं, इनको 3 न्यूटन बढ़ाते हैं। अगर 3 न्यूटन बढ़ाएंगे तो F1 बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, F2 कितना आ जाएगा, F2 जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, F2 5 हो जाएगा। ये कह रहा है अब 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं। अगर दो वेक्टर, तीसरा केस हमने आपको बताया था, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 11 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, तो ये इतना निकल के आ गया। ठीक, तो ये आपको बता दिए, इस पर बेस्ड और भी आपको इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कराते हैं। ठीक है, देखते रहिए आप जो है, क्योंकि ये जो आपका फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पर आता बहुत कम है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में ज़्यादा मिलेगा, आएगा तो जो ज़्यादा आएगा आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे आएगा। इस साल तो 2020 में क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, अब जो है इस अगले 2021 में उम्मीद रखिए कि डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब प्रैक्टिस बंद कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम के आने के पॉइंट ऑफ से हमको नहीं पढ़ना, हमको अभी सब्जेक्ट ठीक करना है। आने के पॉइंट ऑफ से आपको लास्ट में बताएंगे कि आप कौन कौन सा चैप्टर एकदम तैयार करिए जिससे कि आपका 120 या 120 प्लस नंबर आने लगे, आ जाए, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए दे रखा है टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशो 3:5, टू फोर्सेज हुज magnitudes are in the ratio 3:5, 3:5 gives a resultant of 28 Newton, if the angle of their inclination, if
द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन is 60 degree. If the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force. ये है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। रेशो कितना दे रखा है? 3:5 का रेशो दे रखा है। तो देखिए 3:5 दो फोर्स है, टू फोर्सेज F1 एंड F2, इनका रेशो दे रखा है 3:5। ये रेशियो है, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 और 5 हो। देखिए रेशो कैसे आएगा? रेशियो मान लीजिए आप ले रखा है, ये इसको मान लीजिए इसको ले रखा है आपने 3:5 का रेशो आना चाहिए। तो इसको मान लीजिए आपने 15 ले रखा है, ठीक है, ये, और ये आपने 25 ले रखा है। तो इसका रेशो निकालिए कितना आएगा? 3/5 ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप रेशो ले लीजिए 6 ले लीजिए, और जो हो जाएगा, और ये इसके बाद जो है 10 ले लीजिए, तो इसका भी रेशो कितना आ जाएगा? 3:5 आ जाएगा। तो यानी ये 6। तो अब हमको रेशो कुछ भी आ सकता है, मतलब वो वैल्यू कितनी एग्जैक्ट हमको वो निकालना है। तो रेशो 15 और 25 का भी आ सकता है, 6 10 का। हमसे कह रहा है एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कितनी होगी जिससे कि उसका रेशो 3:5 है। तो अब ये रेशो दे रखा है, फोर्स का दे रखा है 3:5। तो ऐसे केस में हमको लेना पड़ता है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ना। तो F1 बराबर लेना पड़ेगा 3x और F2 बराबर लेना पड़ेगा 5x, ये इतना लेना पड़ेगा। इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है? R = 28 न्यूटन ये आ रहा है। अब हमको निकालना क्या है? थीटा दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, कह रहा है कि इनकी ये बताइए। तो देखिए रिजल्टेंट दिया हुआ है, जब रिजल्टेंट दिया हुआ है तब हमको कौन से फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी? फार्मूला तो हमको R ही लेना पड़ेगा। तो R² = हो जाएगा, R² हो जाएगा F1² + F2² प्लस ट्वाइस ये हो जाएगा F1 × F2 × cos थीटा, ये इतना आ जाएगा, ठीक। रिजल्टेंट कितना दे रखा है? 28 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस F1² 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस × 3x × 5x × cos 60, ये इतना आ जाएगा। cos 60 ये इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। cos 60 ये आ जाएगा इतना। तो अब यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर। अब चाहे 28 का स्क्वायर डायरेक्ट रख लीजिए, 7 8 4 जितना भी होता होगा, ये हो जाएगा 9x² प्लस 25x² प्लस ये हो जाएगा 5 3 × 12, 5 3 × 15, 15 2 × 30, 2 3 6 बजे 30x², ये इतना आ जाएगा इंटू cos 60, ये इतना आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है। तो 1/2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हालांकि 15 ही आ गई है। तो ये हो जाएगा 15x², ये 15 25 15 40, और ये आ जाएगा 49x², ये आ जाएगा 28 का स्क्वायर। तो आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिए। तो ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 7x, तो यानी x = कितना आ जाएगा? 28/7, जो कितना आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया 4 आ गया। ये हो जाएगा F1 = 3x, F1 = 3x 4, यानी 3x दे रखा है ना, 3x। तो x की वैल्यू कितना दे रखा है? 3 × 4, तो ये आ जाएगा 12 के बराबर, ये इतना आ जाएगा। F2 = कितना हो जाएगा? 5x, ये हो जाएगा 5 × ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। तो अब ये हो जाएगा 5 × 4 है, ये 3 नहीं है, 4 है यहाँ पे, 4, ये आ जाएगा 20, क्योंकि रेशियो नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग रेशियो पे चला गया। अब रेशियो आ जाएगा 4 3 12 4 5 20, 3:5 आ जाएगा निकल करके, ठीक है। तो ये F1 और F2 का रेशियो निकाल दिया, रेशियो निकल करके इस तरीके से रेशियो दिया था। इससे हमारी ये जो है फोर्सेस की वैल्यू निकालनी थी, फोर्सेस की वैल्यू निकल करके आ गई, कि वो फोर्स तो था यहाँ पे 3x और 5x निकल के आ गया। अब इसी तरीके से और भी आपको प्रॉब्लम देते हैं, एक ग्राफिकल प्रॉब्लम देते हैं, मतलब ये डायग्राम बना करके, डायग्राम बना के आपको देते हैं प्रॉब्लम।
डायग्राम बना के देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, द रिजल्टेंट ऑफ, अब यहाँ आप देखिए, द रिजल्टेंट of two vectors, the resultant of two vectors are perpendicular, the resultant of two vectors are perpendicular to the vector A, to the vector A, to the vector A, and its magnitude is equal to, and वैसे इसके ऊपर वेक्टर लगाइए ना लगाइए, एंड इट्स मैग्नीट्यूड किसका, रिजल्टेंट का, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू half of the magnitude of vector B, half of the magnitude of vector B. Find the angle between vector A and vector B. Find the angle between vector A and vector B. Find the angle between vector A and vector B. ठीक, ये कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A and the resultant of two vectors are perpendicular to the vector A, to the vector A. The resultant of two vectors A and B, the resultant of two vectors A and B, यहाँ भूल गया मैं लिखने के लिए, are the resultant of two vectors A and B, resultant of two vectors A and B, the resultant of two vectors A and B is perpendicular, एक ही रिजल्टेंट है ना, is perpendicular to the vector A. अब देखिए, मान लेते हैं दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है, ये वेक्टर A है, कह रहा है रिजल्टेंट जो है ये वेक्टर A है, वेक्टर A, रिजल्टेंट कह रहा है वेक्टर A के परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट आ रहा है, ये रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट मैंने आपको जो बताया है, जैसे एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, तो रिजल्टेंट मैंने आपको क्या बताया, पैरेललोग्राम बनाया तो रिजल्टेंट इनके बीच में ही आएगा, ये रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा और B बीच में। तो कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, यानी रिजल्टेंट इधर आ रहा है इस तरफ, यानी ये रिजल्टेंट बीच में आएगा A और B के। इसका मतलब B वेक्टर जो है, B वेक्टर किधर होगा, B वेक्टर इस साइड होगा, B वेक्टर ऐसे इस साइड होगा, ये इधर, ये वेक्टर B इधर होगा, तभी तो रिजल्टेंट इनका इधर जा रहा है ना ये। अब रिजल्टेंट इधर जा रहा है, रिजल्टेंट जो है इस तरफ आ रहा है यहाँ पर, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। अब इसके परपेंडिकुलर हो गया, कह रहा है इनके बीच का एंगल बताइए कितना होगा, इनके बीच का एंगल, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल, ये तो 90 आपको दिख ही रहा है, ये इतना एंगल 90 दिख रहा है, ये मिल जाए तो 90 में इतना ऐड कर दिए, इसको फिलहाल हम थीटा मान लेते हैं। ये पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा B है, तो हमारा B ऐसे यहाँ भी आ जाएगा, ऐसे B वेक्टर ऐसे इधर भी आ जाएगा, तो वेक्टर A ये इतना रहेगा, वेक्टर A इतना हो जाएगा, वेक्टर B इधर हो जाएगा, जितना वेक्टर A है उतना वेक्टर A हमारा इस साइड आ जाएगा, ठीक। और कह रहा है कि अब ये परपेंडिकुलर है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, यानी ये जो R आ रहा है, R कितना आ रहा है, B/2, B का जितना मैग्नीट्यूड है, B के मैग्नीट्यूड का आधा है रिजल्टेंट की वैल्यू, यानी रिजल्टेंट ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास देखिए। अब अगर हम इसका फिर से डायग्राम बनाएं, वेक्टर A यहाँ पर है, वेक्टर B ऐसे है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको और टेढ़ा कर दीजिए तब ये बराबर आएगा। अब यहाँ पर अगर ये हम इसको ऐसे बराबर बनाते हैं और ये हमारा जो है ऐसे यहाँ पर आ जाता है, ये वेक्टर A, ये A है, ये B है और ये R कह रहा है B/2 के बराबर है, और ये थीटा एंगल अगर हम ले लें और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, हमको ये थीटा चाहिए। तो अब देखिए ये दोनों आपस में राइट एंगल है,
ये दोनों आपस में, ये दोनों साइडें आपस में राइट एंगल है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर दो साइडें आपस में राइट एंगल हो तो बेस किसको मानेंगे, जिस एक्सेस से थीटा होगा, जिस लाइन से थीटा ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस बी आ गया और बेस हमारा b/2 है, बेस हमारा b/2 आ गया। ये बेस मिला है और हाइपोटेनियस मिल गया, तो कॉस थीटा ले लिए। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस यानी b/2 अपॉन हाइपोटेनियस b, ये इतना आ गया। ये कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ गया। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो कॉस के किस एंगल की वैल्यू, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, कॉस के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, ये 60 डिग्री होता है। कितने को गए, 60 डिग्री का। ये थीटा निकल के आया 60, ये वाला थीटा निकल के आया, ये थीटा 60। हमको ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो ये इतना 90 ऑलरेडी है, 90 ऑलरेडी है, इतना 90 ऑलरेडी है, ये इतना 90, 60 ये आ गया 60। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 60। ए और बी के बीच का एंगल 90 + 60, ये थीटा 60 आया। तो ए और बी के बीच का एंगल 90 + 60, ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, ये इतना आ जाएगा 150 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको इस पे बेस्ड एक आध प्रॉब्लम कराता हूँ। देखिए, अब आपको एक प्रॉब्लम ये बता दिया, अब इसके बाद जो है आपको और भी एक आध कोई प्रॉब्लम देखता हूँ, अगर मिल जाए तो आपको बढ़िया प्रॉब्लम छाट के कराता हूँ। तो ये जो है, अच्छा अब इसके बाद देखिए, अच्छा एक इसी बेस्ड प्रॉब्लम करा देते हैं। इसके बाद जो है ठीक है। देखिए, अब एक अच्छी प्रॉब्लम आपको, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट at a point is 16 Newton. The sum of the magnitude of two forces, दो फोर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम है। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड का, यानी स्केलर सम दे रखा है 16 न्यूटन। द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ these forces, the resultant of these forces is perpendicular, the resultant of these forces is perpendicular to the smaller force, to the smaller force. The resultant of these two forces, the resultant of these forces is perpendicular to the smaller force and has a magnitude of 8 Newton, and has a magnitude of 8 Newton. ठीक, if the smaller force, find the magnitude of smaller force, find the magnitude of स्मॉलर फोर्स। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इन्होंने स्मॉलर फोर्स बोल दिया। फोर्स तो आपसे स्मॉलर है ग्रेटर दोनों पूछ सकते हैं ना, कि दोनों बताइए। इसमें दिए क्या, मान लीजिए दो फोर्सेज हैं,
ए एंड बी, ये दो वेक्टर हैं। कह रहा है इनके मैग्नीट्यूड का सम, इनके मैग्नीट्यूड का सम कितना दे रखा है, ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड इसका ए, इसका बी, ये कह रहा है 16 डिग्री। कह रहा है इनका रिजल्टेंट अगर एक, जैसे भी आपको मैंने पहले डायग्राम बना के दिखाया था ना, वेक्टर ए है, रिजल्टेंट इस पर परपेंडिकुलर आ रहा है, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर आ रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 दे रखा है। और कह रहा है रिजल्टेंट यहाँ से, इसका मतलब दूसरा वेक्टर इधर होगा, ए इधर है, बी इधर है, ठीक है, ये ऐसे पैरेललोग्राम बनेगा। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये रिजल्टेंट 90 डिग्री है। ये स्मॉलर फोर्स मान लिए, ए को स्मॉलर मान लिए, बी को ये इतना, और रिजल्टेंट कह रहा है 8 है। और ये अल्फ़ा यानी रिजल्टेंट का डायरेक्शन अल्फ़ा इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री, ठीक। तो आपको ए प्लस बी दे रखा है, रिजल्टेंट दे रखा है। ये पहला इक्वेशन तो आप यही मान लीजिए, ठीक है, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे tan अल्फ़ा tan 90 दे रखा है, tan 90 इक्वल टू हो जाएगा b sin थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा। tan 90 इन्फिनिटी होता है, इसको 1/0 लिख लीजिए, यानी b sin थीटा अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा, ठीक। यानी ये 0 हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बी साइन थीटा इक्वल टू 0, ये इतना 1, ये इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी बी कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, -a के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब वो कह रहा है कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला देखिए, r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा। रिजल्टेंट कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर है जो कि 64 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बी कॉस थीटा यहाँ -a के बराबर आ गया, तो बी कॉस थीटा की जगह 2a इंटू -a ये पुट कर दिए, यहाँ पर हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। यानी 64 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। यानी 64 बराबर हो जाएगा b माइनस ए और b प्लस ए, ये इतना आ जाएगा। b प्लस ए यानी a प्लस बी हमको 16 दे रखा है, 64 इक्वल हो जाएगा b माइनस ए और इंटू ये 16, ये इतना आ जाएगा। यानी b माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 4 जा 64, ये 4 आ गया, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 3 वगैरह जो भी बन रहा हो, ये 3 इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब इनको तीनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें a और b की वैल्यू निकालना है। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इनको सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन मिल गया। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मिलेगी, टेस्ट में भी मिलेगा, इधर उधर भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 16 दिया है, b माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 आ गया। इनको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो 2b ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा 20, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। a प्लस बी इक्वल टू कितना है, a प्लस बी 16 है, a प्लस बी 16 है, b की वैल्यू यहाँ पर 10 रख दीजिए, 10 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 माइनस 10 6 आ गया। ये स्मॉलर फोर्स, तो स्मॉलर फोर्स पूछ रहा था 6 आ गया। अगर आपसे ग्रेटर स्मॉलर फोर्स 6 आ गया, अगर आपसे दोनों फोर्स पूछता है, दोनों फोर्स की वैल्यू बताइए, तो दोनों फोर्स की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, दोनों फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा, एक का 10 आ जाएगा और एक का 6 आ जाएगा, 10 और 6 16 अलग अलग आ जाएंगे। और अगर कह रहा है जैसे कि इनका मैग्नीट्यूड a प्लस बी इक्वल टू 16 दे रखा है, 10 और 6 को जोड़ दिए, ये 16 भी हो जाएगा, 10 और 6 आ गया। और हमसे पूछा है स्मॉलर फोर्स की वैल्यू बताइए कितना होगा, तो स्मॉलर फोर्स की वैल्यू 6 आ जाएगा। ये लार्जर फोर्स पूछता है, लार्जर फोर्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपको इतना करा दिया। अब इतना आप अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को नोट करिए और प्रॉब्लम्स को देख करके अच्छे से इसको सॉल्व करिए, रजिस्टर बनाइए, रिवाइज करिए, इन्हीं बेस्ड आगे प्रॉब्लम। कल हम और कुछ नई प्रॉब्लम के साथ आपको नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, आपको फिर से ये आपको देंगे और प्रॉब्लम्स कराएंगे, ठीक है। अगली क्लास अब कल होगी।